पाकिस्तान में रॉक म्यूजिक का नाम आए तो चंद चेहरे ही सामने आते हैं। उनमें से एक हमारे आज के बाकमाल के मेहमान हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अली अज़मत से। दादी और वो भी कश्मीरी, वो अपने पोते को डांटते हुए कहती है तू बड़ा होके मरासी बनेगा, और फिर पाकिस्तान का मकबूल तरीन रॉक स्टार बन जाता है। ये अज़मत ही है। पता नहीं अज़मत है कि ज़िल्लत है, लेकिन दादी तो आपको पता है, दादियाँ तो सही बातें करती हैं। कहती थी पढ़ना लिखना तो तू है नहीं, तो नच गा के पैसे कमा लिया है क्या। अच्छा। तो हम लोग तो ज़रा खलंडरे थे, तो दादी की बात सुन के यानी कि अभी तक याद है। आई थिंक आई वाज 15, 13, 14, 15 साल का होगा जब उन्होंने ये बात कही थी जी। और अब मैं कोई 53 साल का हो गया हूँ। तो लेकिन दादी की बातें नहीं भूलती, वो बड़ी मज़े की थी और प्यार भी बहुत करती थी। और फिर उनको मैंने एक शो पे बुलाया जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था पढ़ने के लिए। तो मैंने अपने लिए अपनी एजुकेशन फ़ंड करने के लिए कुछ शो किए, खुद ही ऑर्गेनाइज़ किए। उसमें से काफ़ी हमने पैसे इकट्ठे किए थे फ़ीस के लिए। तो वो रो रही थी, एक दिन चले आए, मैं तो तेन एवं कहता सी, तू तो सच्ची मुच्ची बात के तो मैंने तो वैसे ही बोला और ये प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। हवेलिया में पैदा हुए, गड़ी शो लाहौर में पले बड़े, बड़े खुले डुले बट हैं। ये एहसास कब हुआ कि आपकी आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलेगा? अभी तक नहीं हुआ एहसास। लोगों ने कहा कि आप गाना गा सकते हैं, लेकिन बस उसमें ही गाने वाने याद करके मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, गा रहे हैं, तो जो पीछे बैठा हुआ वो कह रहा है यार तेरी आवाज़ ठीक है, तू फलाना गाना सुना दे। वो करते 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 एक दोस्त ले गया, कहते वो एक बैंड है जुपिटर्स, उनकी रिहर्सल यहाँ पे होती है लिबर्टी में, तो चलेगा। मैं चला गया, उन्होंने कहा एक गाना इसको गाने दें। मैंने वहाँ गाना गाया, उन्होंने ऑफर कर दिया कि बैंड में आ जाओ। एक गाने पे ही बस वो चल गया। How did your family take this decision कि आप इधर वाकई प्रोफेशनली आ रहे हैं? नहीं, जो मेरे वालिदैन थे, जो कि इमीडिएट फैमिली तो माँ बाप ही होते हैं, दादा दादी साथ ही रहते थे। लेकिन पापा के सामने मैं अक्सर सोफे पे चढ़ के टेनिस रैकेट के साथ ऐसे ही गाना सुनाता था, कहते यार पागल हो चुके हैं मुंडा। तो बट उन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया। अच्छा। उन्होंने क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा सा ये हो गया था, क्योंकि छोटे थे और हाइपर, जब जवानी नई नई आ रही होती है 15-16 साल की उम्र में, तो आप दादा की पिस्तौल चोरी कर ली, तो अच्छा। लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये डेंजरस है। कॉलेजेस में बड़ा मसला था कि आप इस ग्रुप के साथ हैं या उस ग्रुप के साथ हैं, वो MSF है तो वो ISF है तो वो फलाना है तो वो फलाना है। कई दफ़ा आप निकाले भी गए कॉलेज। वो इसी वजह से ना कि या तो इनसे मिल जाओ या इनसे मिल जाओ। हम कहते थे हमने नहीं किसी से मिलना, वो सारे मारते थे, तो फिर हम भी आगे से मारते थे। फिर गैंगस्टर टाइप वाला सीन था। वो लड़के तो कॉलेजों में ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ तो होती हैं। जहाँ पे 8-10 लड़के होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंगा ज़रूर होगा। वो आई गेस एज रेलिवेंट था, कभी हमारे अंदर वो नहीं था। लेकिन हमारे वालिदैन इस बात पे डरते थे कि ये क्योंकि गर्म खून है, ऊपर से लड़ने मरने का शौक़ है, तो कहीं इस तरफ ही ना चल पड़े। तो जब म्यूज़िक का पता चला तो कि यार मैं एक बैंड में गाता, तो उन्होंने पहले यकीन, उन्होंने कहा चल बकवास था कर ऐसे बोंगिया मार रहा है, तो सारा दिन बेड पे चढ़ के गांदा। तो ये कहाँ, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं वाकई, उन्होंने कहा ये रात को बड़ा तैयार तुर होकर कहीं चला जाता है, ये ठीक नहीं है बेटा, रात को वारा कर दिया, आप 3 बजे रात को वापस आते हैं, आपकी उम्र देखिए 18 साल है, वो पढ़ना लिखना ये वो। मैंने कहा नहीं जी मैं आपको बताऊंगा। कहा की दसेगा भाई तू। तो एक दिन मैंने उनको एक सिंगिंग कंपटीशन था नेशनल सॉन्ग्स का। अच्छा। तो उस पर बुला लिया उनको। वो अलमरा में था, काफ़ी बड़ा था उस ज़माने के हिसाब से, तो बहुत बड़ा था कि सबसे बड़ा इवेंट वही था, कोई 1000 बंदा। तो हमने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया, जो कि गाना बनाया था जुपिटर के साथ में। जी। तो वो तो माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये तो सच बोल रहा था। हाँ, और ये वो 5-6 महीने से जो ये गायब है, ये करता फिर रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि वो 3 महीने जो मैं उस बैंड में था, उसके 3 महीने में जो मुझे पैसे वैसे मिलते थे, तो विदिन 3 मंथ्स आई बॉट माई ओन कार। तो 18 साल का लड़का जिसके पास अपनी गाड़ी हो, तो पहले तो मोहल्ले वाले भी शक करते थे कि क्योंकि ये बंदूकें लेके घूमता रहता है तो ये कोई डकैत बन गया। अच्छा। तो मैं कहा चलो अगर ये समझते हैं तो उनको समझने दो, तो कम से कम डर के रहेंगे। लेकिन असल में किसी को पता नहीं था कि मैं बैंड में गाता हूँ। उनको बस ये पता था कि रात को तैयार व्यार होकर कहीं चला जाता है, ये जाता कहाँ है, जैसुल अंदर निकल जाता है। लेकिन माँ बाप को तसल्ली हो गई, माँ बाप को पता था। और उन्होंने
कभी भी ज़िंदगी में। उन्होंने कहा जो, मैं कहता जी मैं कराची जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप ज़रूर जाओ, क्या करोगे, कहाँ से खाओगे? मैं कहा अल्लाह देखेगा। उनके पास, वालिद साहब के पास 800 रुपया था। मैं कहा यार मेरे को 800 रुपये कहने लल्ला है। मैं कहा नहीं आप रखे मैं कर लूँगा अपना बंदोबस्त। मेरी अपनी जेब में 250 रुपया था, तो वो 800 हो गया। मैं कहा 1000 रुपया लेके कराची चला गया। और कभी किसी के दफ्तर में सो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बट इट वाज फन बिकॉज ताकत थी, अभी भी है। तो उस वक्त आप यकीन करें मैं कराची में सदर से सीवीयू तक पैदल जाता था रोज़। अच्छा। कोई दोस्त एक रहता था, कभी आया मैरियट होटल में, सदर में एक दफ्तर था दोस्त का, ही पास्ट अवे फ्यू इयर्स अगो। ही वाज वेरी काइंड। उसका ऑफिस था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में और बहुत ही गंदी जगह थी। यानी कि अब मैं सोचता हूँ तो कहता हूँ यार जब जवानी में या बंदा ऐसी जगहों पे बर्दाश्त कर सकता है, हम तो अब जाके कहो नो इट्स टू डर्टी। तो मैं वहाँ पे 2-2.5 महीने रहा था, तो वहाँ पे बाथरूम नहीं था, ऑफिस था क्योंकि, तो फिर मैं वहाँ सोफे पे सोता था और उठ के वॉक करके जाता था सदर से मैरियट। अच्छा। मैरियट के बाथरूम में जाके दांत वांत साफ करता था, रफ़ाए हाजत वगैरह करके जेल लगा के वहीं से बैग एक लटकाया होता था पीछे, और फिर क्लिफ्टन वहाँ से खाना खाया, फिर आगे पैदल। तो जितना मेरे ख्याल से कराची इतना बड़ा शहर है और वहाँ मैं जितना पैदल घुमाऊँ तो इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। पप्पू यार तंग ना कर, ये मकबूलियत की बुलंदियों पर तादेर रहा, कुछ इसके बारे में बताएं, हाउ डिड इट हैपन? बेसिकली तो ये बसों के पीछे लिखा होता था, पप्पू यार तंग ना कर, महफिल बेरंग ना कर, हारन दे पास कर, इस टाइप की बातें लिखी होती थी। तो बेसिकली अवाम की एक वाइब है जो हम लोग, जो देसी लोग हैं वो हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो पप्पू यार तंग न कर बेसिकली सलमान ने गाना बनाया था। एक बड़ी मशहूर ब्लूज़ की रेफ ये बहुत सारे गिटार प्लेयर्स ने ये रेफ यूज़ की हुई है। समझ लें कि जो ब्लूज़ की जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये कुछ ब्लूज़ लिक्स होती हैं जो कि हर गिटार प्लेयर सीखता है। Right. और उन रिफ्स में से बहुत सारी रिफ्स निकलती हैं। ऑब्वियसली ब्लूज़ एक बड़ा एक वाइड स्पेक्ट्रम है म्यूज़िक का। लोग समझते हैं कि ब्लूज़ बजाना बड़ा आसान काम है, बट ब्लूज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट। गुलकारी में मकबूलियत का आगाज़ सीखने, रियाजत करने और तैयारी करने के बगैर ही मिल गया? ये कहना गलत होगा कि रियाजत नहीं थी, हम अपने स्टाइल में रियाजत करते थे। अगर कोई अंग्रेज़ी का गाना समझ आया उस वक्त, वो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन हो सकता है। एक सिंगर था मॉर्टन हाकेट, उसका एक बड़ा मशहूर गाना था टेक ऑन मी। हिज रेंज वाज 3 ऑक्टेव्स, जो कि बहुत कम सिंगर होते हैं जिनके 3 ऑक्टेव रेंज होती है। क्योंकि हम तो ये बाद में चीज़ें समझे कि ये ऑक्टेव तो बग़ैर किसी नॉलेज के वो मैं 3 ऑक्टेव्स हिट करता था उस ज़माने में। अच्छा। तो ऑब्वियसली लोगों ने कहा तो तीसरे ऑक्टेव को हिट करा जाके ये कहाँ जा रहा है। तो हमें तो नहीं पता था कि हम ये 3 ऑक्टेव्स जंप कर रहे हैं। तो बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके साथ गाते थे, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, घर में हर वक्त बैठे स्टेरियो सुन रहे हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेडफोन लगाए हुए हैं, वॉकमैन लगाया हुआ है, बट प्रैक्टिस तो कर ही रहा था ना, उसके साथ गा ही रहा था विदाउट इवन नोइंग कि ये रियाजत है। अच्छा, कभी लंबे बाल, कभी कंचे, ये इज इट योर स्टाइल और मजबूरी में ही यू ऑफ दिस हेयर स्टाइल? मजबूरी क्या है जी, मजबूरी यही है कि वो आपको बताया ना कि वो रफ एंड टफ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, कि आज यहाँ कल वहाँ, कभी किसी सोफे पे सो रहे हैं, कभी किसी 5 स्टार होटल के कमरे में सो रहे हैं, कभी गाड़ी में ही सो गए, कभी किसी टेंट में सो रहे हैं। तो लंबे बाल रखना भी एक तरह से था कि चलो यार, ये मेरे एक दोस्त हैं तारिक अमीन, बहुत मशहूर और पाकिस्तान के बेस्ट जो है हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, आई वुड कॉल हिम एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ फुल ऑन आर्टिस्ट। तो उसने मुझे कहा, एक दफ़ा मेरे बाल काट रहा था, कहता है बॉस तेरा तो काम हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया था? तो ये पगडंडियाँ तेरे सर में। मैंने कहा हाँ यार तो ख़त्म है। आई वाज लाइक what 24, 25। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, गंजा हो जाऊंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसको उगा दे, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने छोड़ दिए बाल। वो जब बड़े हुए तो वो काफ़ी बाल थे वो, क्योंकि हमारी फैमिली में इसी टाइप की ग्रोथ है सबकी तकरीबन। तो जो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं तो वो लगते हैं कि बंदा गंजा ही है। तो जब बाल बड़े किए तो वो
फिर जब मैं उससे तंग आ गया तो मैंने कहा कि यार अब डिसीजन ये था, उनको संभालना भी नहीं, तो उसे बालों को संभालना बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरी बेटी के एग्जैक्टली वही बाल है। तो वो सुबह बेचारी 6:30 बजे उठती है, आधा घंटे जाके पहले नहाती है, अपने बाल ठीक करती है, फिर स्कूल जाती है, कहती है बाबा हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो विद दीज। तो मैं कहता हूँ हाँ तेरी बात सच है। तो वो जब बाल काटने का टाइम आया तो अगेन तारिक सेट कि बॉस अब इसका करना क्या है। मैंने कहा बॉस बीच का तो कोई सीन नहीं है, इसके छोटे हाँ ये कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं कहा उड़ा दूँ सारे का, तो उड़ा दो, बस कहानी खत्म और जिंदगी आसान हो गई। राइट, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। पाकिस्तान के हालात से आप भी गैर मुतमईन हैं? पाकिस्तान के हालात क्या हैं मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ सकी। जो अगर आप इफ़ यूर अ ग्लोबल सिटीज़न, ज़ाहिर बात है रिसेंटली बहुत महंगाई हुई और लोगों की चीखें निकल आई हैं। ज़ाहिर जिनके पास खाने को दाने भी हैं वो भी चीखें मार रहे हैं। बस कहने का मकसद ये कि अगर आप US, कनाडा, अमेरिका आते जाते रहते हैं और अगर आप वहाँ पे अगर आपको रहने का शर्फ हासिल हुआ हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग भागते हैं, चलो जी इंग्लैंड चलें जी, हम तो कनाडा जाके मूव हो रहे हैं जी, हम तो जी इंग्लैंड जा रहे हैं, हम तो ये कर लेंगे जी, हम वो कर लेंगे, तो ठीक है चले जाएं। क्या वहाँ पे ज़िंदगी आसान है? Not at all. तो हालात, क्योंकि हमारे बेचारे लोगों का मसला है कि वो आलू प्याज से ही बाहर नहीं निकले अभी तक। आलू महंगा होता है, प्याज महंगा होता है, हुकूमत जी, आपकी बिजली महंगी हो गई, किसी बंदे की 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसको 33,000 रुपये बिजली का बिल आएगा, तो वो क्या करेगा? अब इसमें अगर आप समझें कि ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये प्रेशर डाला जा रहा है फ्रॉम द रूलिंग क्लास, द बैंक्स। जो आपके इस एज के जो विलन्स हैं वो है बैंक्स। कभी आप ये सोच भी नहीं सकते ये बैंक है, ये फलाना बैंक तो मैं तो रोज पैसे जमा कराता हूँ, हाँ यही तो बात है भाई। एक फ़ोन कॉल आप करते हैं, एक पानी की बोतल आप खरीदते हैं, एक सिगरेट आप पीते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। आपने बिजली खर्च किया, आपने जाके बैंक में पैसे जमा कराने हैं, वो आपसे पैसे लेगा, अपना एक अमाउंट रख लेगा, बिजली की कंपनी को पैसे दे देगा, और हो सकता है वो भी ना दे, वो बिजली की कंपनी तो मेरे ऑलरेडी बहुत पैसे देने हैं। तो एवरी लिटिल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड गोज थ्रू बैंक। तो हु बिकम्स द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड इज द बैंक। अभी इस वक्त इंग्लैंड के अंदर जो यूक्रेन वॉर के बाद गैस प्राइसेस जो हैं वो 50 पाउंड्स अ डे पे चली गई हैं। दैट मीन्स वी टॉकिंग अबाउट 600 पाउंड्स अ डे जस्ट टू वार्म योर हाउस। तो अब बात यहाँ पे पहुँच गई कि पूरी दुनिया के जो अवाम है, सिर्फ पाकिस्तान का असर यहाँ पे आना ही आना था, क्योंकि इससे पहले हुकूमतों की पॉलिसियों ने, इससे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ला के डाल दें, उसके बाद ज़मीन ने आपको कभी असल फसल देनी नहीं। एक बच्चा पैदा होता है उसको फार्मूला दूध पिलाते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको डब्बे का जूस पिलाते हैं। तो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव ये वो केमिकल डिपेंडेंस चल रही है। फिर आप क्यों कंप्लेन करते हैं? हमने खुद किया अपने। तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? देयर इज नो सॉल्यूशन, दिस इज द वर्ल्ड दैट यू लिव इन नाउ। तो उसमें रोने धोने की जरूरत नहीं, पर चुप करके बर्दाश्त करें, क्योंकि हमने खुद ये लेके आए हैं। पहले बिजली और AC और इंटरनेट की आदत डाली, उसके बाद बिजली बंद कर दी। अब मैं कुछ भी पैसे दूंगा, बिजली वापस खोल दो यार। सलमान अहमद आपके बैंड के, वो भी पॉलिटिक्स में आए, इब्राहिम हक भी पॉलिटिक्स में है, जवाद अहमद ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। सो आपको कभी नहीं आया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊं? अब ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये पॉलिटिक्स ही है ना, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि वो कौन है। मैं तो आपको सही मसाइल बता रहा हूँ कि इस सोसाइटी के इन लार्ज ऑल ओवर द वर्ल्ड मसाइल यकसा हैं। बिल्कुल, हमारे प्रॉब्लम्स ग्लोबल हैं, लेट्स नॉट थिंक लोकल। और जो प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी फेस कर रही है उसमें बहुत बड़े खतरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ख़तरा है। आपके हर रोज़ जो नई बीमारियां और ये उनके वायरसेस और ये जो लॉकडाउन्स हैं, ये सबसे बड़ा ख़तरा है। जो आपको जो एक आम बंदे जो डिट्रॉइट में किसी कार फैक्ट्री में काम करता था और वो कार फैक्ट्री बंद हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है। आपकी पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है कि टेक्सटाइल मिल अभी चल रही थी और उसके बाद ठप, सारा काम बंद है। बिजली आसमान पे चली गई है, पेट्रोल आसमान पे चला गया। तो पॉलिटिक्स ये है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स ये नहीं है कि मेरी पार्टी को वोट दो और मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि कोई भी
शेर का बच्चा इसको ठीक नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए, चाहे वो हो जवाद अहमद हो, सलमान अहमद हो, फलाना अहमद हो, वो ठीक नहीं इसको कर सकता, वो खप जरूर डाल But at सकता least you'll get a platform कि आपके पास एक अथॉरिटी फिर आ क्या जाएगी होगा? वो चीजें ठीक करने नहीं के लिए। नहीं नहीं नहीं, किसके पास अथॉरिटी आई थी और उसने ठीक किया था? आप मुझे बता दें। बहुत सारे लोग हिस्ट्री में गुजरे जिनके पास बहुत अथॉरिटी थी, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन चेंज बिकॉज द गेम इज रिग्ड। वो पीछे से ही रिग्ड है गेम। वो बंदा उस कुर्सी तक, मैं इस कुर्सी पे आपके साथ आके बैठा हूं, मेरी क्या औकात है, इस कुर्सी तक पहुंचना ही जो है वो रिग्ड है। I mean, you're very open about your opinions. आप कराची में भी बहुत अरसा रहे, तो MQM ने कभी आपको ऑफर नहीं की कि आप हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लें, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने? नहीं, MQM ने और बहुत उल्टी सीधी ऑफर्स की हैं और अक्सर बंदूकों पे बात आई हुई, और बहुत दफ़ा, खैर उसकी जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल अथॉरिटी के साथ हमेशा इस तरह का कोई आगे बदमाशी करे तो हम तो आगे से उससे लड़ें ही लड़ें। कुछ हमारा DNA भी ऐसा है, कुछ लेकिन अब आके हम काम डाउन हो गए, अब ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं कि यार सॉरी यार, कोई बात नहीं यार, मेरी गलती। क्यों? मुझे पता है कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान समझता है कि वो कुछ कंट्रोल कर सकता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, हमारे कंट्रोल में तो ज़ीरो है। मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ और मेरा सांस अपने कंट्रोल में नहीं, मैं भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाऊँगा और पता नहीं अगला आता भी है कि नहीं। तो अगर मैं ये समझना शुरू कर दूँ कि मैं ये चीज़ कंट्रोल करता हूँ या कर लूँगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ ही कोई नहीं। You're an actor, singer, माशाल्लाह, and musician. अगर आप political analyst भी बने तो मैंने पॉलिटिकल शोज किए हैं टीवी के ऊपर, बट कुछ संगीन बातें हमने कर दी और करते रहते हैं। हालांकि उसका बैकलैश भी आया बहुत दफ़ा हर पॉलिटिकल पार्टी से। कभी बेनज़ीर ख़िलाफ़ है, कभी नवाज शरीफ ने बैन किया हुआ है, कभी MQM गुंडे दे के पीछे भेज रहा है, लेकिन हमने कभी बंद किया उसको। कहने का मतलब, लेकिन इसके अंदर घुसने की ज़रूरत भी नहीं है पर, क्योंकि मुझे समझ आ गई इस बात की कि मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ किसी को कुछ कह के, या किसी हुकूमत पे तबसरा करके, या किसी और फोर्स के ऊपर। होपलेस हो गए। होपलेस, इट्स नॉट होपलेस, आप गलत समझ रही हैं इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ज़ात की हद तक ही चले रहता हूँ। मैं आज 1 महीना हो गया एक मोटरसाइकिल ट्रिप पे जाना चाह रहा हूँ। सूट पहनता हूँ तो पसीनों से, और कहते हैं यार सूट उतार दो, बस छोड़ दो, अभी जाने का टाइम नहीं। फिर सूट पहनता हूँ, आता है यार वहाँ से पहाड़ गिर गया, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आ गई। फिर पहनता हूँ, कहते यार अगले 5 दिन बारिश है। फिर करता हूँ यार अब 4 शोज़ आ गए हैं। तो मेरे कंट्रोल में अगर होता तो मैं पिछले 2 महीने से पहाड़ों पे कहीं टेंट लगा के बैठा होता। कौन से आपके फेवरेट एंकर हैं? मेरा कोई फेवरेट एंकर नहीं है। नूरजहान, लता मंगेशकर, आप किसको ज़्यादा, किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा पुरकशिश है? आई वुड से नूरजहान, बिकॉज जब बचपन में 1-2 शोज़ पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि लोगों ने इसको मिस रेड किया कि नूरजहान की आवाज़ इतनी ज़्यादा डायनामिक थी, हम लोग जब बच्चे थे तो ओवरवेल्म्ड थे, और प्लस उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो मलका तरन्नुम नूरजहान थी, तो हमारे लिए तो वो उसको हज़म करना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन बड़े होके समझ आई कि जो वॉइस क्वालिटी मैडम की थी वो बहुत कम सेंचुरीज़ में वो होता है, बहुत किसी एक बंदे को अल्लाह ताला नसीब देता है। हैविंग सेड दैट, लता मंगेशकर की आवाज़ भी बहुत अच्छी है उनकी, यानी कि जो गाने उन्होंने गा दिए हैं, लेकिन उसमें फिर अब कंपोजर्स का भी है, म्यूज़िक कंपोजर्स का भी बहुत हाथ है, क्योंकि कंपोजर ने एक ऐसा खूबसूरत गाना अगले को दिया कि उसने फिर फटे चक दिए। तो दे बोथ ग्रेट। बॉलीवुड में बहुत पैसा है, इंडिया में जाकर आपने काम क्यों नहीं किया? बहुत काम किया है, खुद ज़्यादा जाना नहीं चाहते, वहाँ ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत कम किया आपने। जाना बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जितने अच्छे दोस्त मेरे यहाँ पाकिस्तान में हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दोस्ती के अलावा कुछ ज़्यादा कमाया भी नहीं हमने, उससे ज़्यादा अच्छे दोस्त हमारे इंडिया में भी हैं। कहने का मकसद ये है कि लोग तो लोग हैं ना जी। मैं इधर रहता हूँ बॉर्डर के उस तरफ अमृतसर में, वो मेरी टाइप का ही कोई बंदा होगा, देसी टाइप का, जो नान चनों पे बिक जाने वाले लोग। तो जब आप लोगों से जाके मिलते हैं तो वो बेसिकली उनको आपको अपना आप ही नज़र आता है ना। मैं इधर गया तो मुझे एक बंदा मिला, और यार वो बड़ा अच्छा था, क्यों था उसने, यार ये करता था वो करता था, उससे दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने दोस्ती निभाई,
यानी कि अब तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता। अब सपोजिडली आई एम अ पर्सोना नॉन ग्राटा। तो ठीक है, पता नहीं खबर है या सच है, इसमें हो सकता है उन्होंने कर दिया हो, क्योंकि हम जो भी हमने बोलना होता है हम बोल देते हैं, बाद में चाहे उसके लिए मार भी खानी पड़ जाए, और अक्सर पड़ी भी है। तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपने दोस्तों को मिस करते हैं। यानी कि जो इसमें पूरी सिचुएशन में जो लॉस है इज़ अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी है, क्योंकि मैंने उनके साथ, अपने सब दोस्तों के साथ जो अच्छा टाइम गुजारा है, और जब हम पूरी दुनिया में घूमे, हम जहाँ जहाँ वो लोग मिले हैं, यहाँ बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, इन सब जगहों पे कितनी दफ़ा MTV चैनल भी जब ये पूरा एक चल रहा था तो हम लोग ये शोज़ कर रहे थे, तो वो एक वाइड रेंज ऑफ पीपल, जिसमें टैक्सी वाला भी था, बिल्कुल, आइसक्रीम बनाने वाला भी था बंदा जिसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, कपड़े बॉम्बे डाइंग वाले भी थे, तो फलाने भी थे, तो टाटास भी थे, बिरलास भी थे, एक्टर्स भी थे, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, मॉडल्स, VJs, हेल्पर्स, कोऑर्डिनेटर्स, चैनल के जो आपका टेक केयर करते हैं, वो लोग जिन्होंने आपकी टिकटें आपको लेके देनी है, आपको यहाँ से वहाँ होटल लेके जाना है, उनसे इंटरेक्शन है। आप 24 घंटे लोगों से मिल रहे हैं, एक रिक्शे वाले के साथ बैठे हैं, उससे गपशप मार रहे हैं, उससे दोस्ती होगी, तो वो एक्सपीरियंस आप भुला थोड़ी सकते हैं, क्योंकि वो एक रियल एक्सपीरियंस था। अब बात यहाँ तक आ गई कि हमें किसी हिंदुस्तानी दोस्त से मिलना है तो हम उसको टेलीफोन भी नहीं कर सकते, लेकिन चले कोई नहीं, कभी गया चल रशिया में मिलते हैं, तुम दोनों रशिया आ जाओ, यहाँ दुबई में मुलाकात करते हैं, या बैंकॉक चले जाते हैं। अब लास्ट टाइम मैं जो अपने इंडियन दोस्तों से मिल रहा हूँ तो हम बैंकॉक में 5-6 लोग इकट्ठे हुए थे और बड़ा मज़ा है, लेकिन वो बात नहीं थी, क्योंकि हमारा जो, अगर वो लाहौर शहर में आए तो मैं उनको वहाँ लेके जाऊँ, यहाँ लेके जाऊँ, फलां जगह खाना खिलाऊँ, फलां दोस्त के घर दावत पे लेके जाऊँ, ये इस चीज़ का मज़ा है ना। yes. मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मुझे यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, इधर से खाना खाया, इधर की पहाड़ी पे सैर, इधर तस्वीरें फलाने होटल में, तो ये दे एक्सपीरियंस। हम किसी पराए मुल्क में जाके जहाँ पे हम दोनों सेटल नहीं हैं, फिर भी हम, द आइडिया इज टू मीट अप, टू कनेक्ट। आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ गुलकारी है या साथ में कोई और बिजनेस वगैरह भी है? नहीं, मैं गोश्त का काम करता हूँ, मेरी कसाई की दुकान है, साथ में मैं अपना ओके, आई गॉट इट, रिक्शे बेचता हूँ जी। ठीक है। अब पाकिस्तान में सबसे महंगा सिंगर कौन सा है? आप ये इन योर पता नहीं, ओपिनियन? मुझे भी नहीं पता। अब एंकर ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, सिंगर्स विंगर्स खत्म हो गए। जुपिटर क्यों टूट गया था? जुपिटर टूट गया था क्योंकि उनका लक दोहरा हो गया था। आई कांट, मैं तो छोड़ के चला गया। तो जुपिटर से एक इस तरह का बैंड था जो कि किसी का बिजनेस कंसर्न था, वो उसमें से लड़कों को फायर कर देते थे, नए लड़के रख लेते थे, सामान उनका था, वो कई साल चलता रहा, मेरे जाने के बाद भी चलता रहा, बट आई एम नॉट टू श्योर, वो बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया। राइट, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। बाइक्स का आपको बहुत शौक है, पहली बाइक कब खरीदी? पहली बाइक मैंने ख़रीदी थी जुपिटर्स के टाइम में 13,000 रुपये की कावासाकी KE100, और उस ज़माने में बड़ी वो चीज़ होती थी। तो उस मोटरसाइकिल पे मैं गया था, सैफ अल मलूक, आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, और उसका कुछ और ही नशा था, और उसकी जो सेंस ऑफ फ्रीडम थी, वो सेंस ऑफ बीइंग इन सारे एलिमेंट्स, हवा, बारिश, पानी, बर्फ़, रेत आपके ऊपर है, वो खाली एक हेलमेट होती थी, ना कोई सूट होते थे, वो अपना जॉगर टाइप के पहने और सैफ अल मलूक पहुँच गए। तो सो दैट एक्सपीरियंस स्टेड विद मी फॉर एवर। ऑब्वियसली कि जो खुशी मैंने उस वक्त 18 साल की उम्र में फ़ील की थी उस मोटरसाइकिल के ऊपर, और पी 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 करते हुए जा रहे थे, और वहाँ पहुँच के कहा यार ये नज़ारे में इधर यहाँ आ गया हूँ, वाओ। आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन एंड नो मनी। ऑब्वियसली वो 300-400 500 रुपये, 10 रुपये का रैंडम ख्याल आ गया कि चलते हैं, या शौक था दिमाग में? इस तरह के वो कहते हैं ना, इस तरह के खुन्नस घुसे होते हैं काफ़ी सारे, एक अद्धे पे किसी पे अमल कर ही लेता है इंसान, उसका होता है ना, हाइपर होते थे। तो चले गए, तो वो सारी उम्र मेरे साथ रहा। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक कराची में एक मोटरसाइकिल ख़रीदी, वो जो चॉपर टाइप की थी, वो मैं वहाँ पे काफ़ी चलाता था, दोस्तों के घूमता था, कभी मलीर चला गया, लोग मलीर, क्लिफ्टन से मलीर कोई नहीं जाता था, और मलीर चला गया। मैंने कहा यार ये मलीर तो ये एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर आगे। खैर वो फिर मैंने फाइनली एक डॉक्यूमेंट्री देखी, लॉन्ग वे अराउंड,
लॉन्ग वे डाउन, लॉन्ग वे राउंड, लॉन्ग वे अप, लॉन्ग वे राउंड। अच्छा। इवान मैकग्रेगर एक एक्टर है और वो चार्ली बोमैन, उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड एक मोटरसाइकिल पे ट्रिप किया था। राइट। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने कहा ये चाहिए। ये तो मैंने किया हुआ है, ये फीलिंग मुझे पता क्या है। बट ये जो फीलिंग है ना कि बॉर्डर्स क्रॉस करने और ये पूरा सामान और ये इतनी बड़ी मोटरसाइकिल और फिर ये टरेन्स हैं, कभी पहाड़ है, कभी रेगिस्तान है, कभी जंगल है। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में की ट्रेनिंग थी कि अगर आप ऐसे इलाके में गए हैं जहाँ पे कोई आप पे फायरिंग करता है तो आपने कैसे बचना, ये वो। तो देन आई रियलाइज कि जिंदा सिर्फ यही लोग हैं जो कि अपनी कंफर्ट जोन, अब हम इन घरों में रहते हैं, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, अपने कमरों में एसी चला के बैठे हैं और कंफर्टेबल हैं, लेकिन सारी उम्र इंसान कंफर्ट के पीछे भागता है। जब कंफर्ट मिल जाती है तब मौत का सफ़र स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अब आप डाउनग्रेड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं ना अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में फंस गई थी कि कंफर्ट 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 इज़ डेथ। तो बस फिर मोटरसाइकिलें उठाई और एक दिन एक मोटरसाइकिल ली थी, तो फिर मैं वो पहले दिन ही उसमें पेट्रोल वगैरह डलवाया और कराची से लाहौर आ गया। सारे लोग परेशान हो गए, यार ये 1200 किलोमीटर तू 2 दिन में कैसे। मैंने कहा कि जब निकल रहा था तब डर लग रहा था, तो सोचा था कि अपना नूरियाबाद से वापस आ जाऊंगा, हो सकता है हैदराबाद से वापस आ जाऊं, 2 घंटे का रास्ता है, अगर मैं चला गया तो चला गया। लेकिन मैं हैदराबाद पहुंच के मैंने कहा यार अब 2 घंटे पीछे जाऊंगा, 4 घंटे, तो 4 घंटे में तो मुझे नवाबशाह होना चाहिए, तो चलो अब नवाबशाह चलते हैं। नवाबशाह पहुंच के मैंने कहा कि अच्छा यार ये चलो अब तो सखर ही करीब है, अब तो सखर चले जाओ। तो करते 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 मैं लाहौर आ गया। तो वो मेरे दिमाग के अंदर से जो एक बैरियर था ना कि मैं नहीं कर सकता, वो हट गया। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं चाइना चला गया। करंटली आपके पास कौन सी बाइक है? मेरे पास 2 हैं इस वक्त, BMW की 1250, जो कि बेसिकली टूरिंग मोटरसाइकिलें हैं। वो बनी लॉन्ग टूर। सबसे महंगी बाइक कितने मिली? महंगी का महंगी मोटरसाइकिलें तो खैर बहुत महंगी हैं। अब 2-2 करोड़ रुपए की भी मोटरसाइकिलें हैं। शादी इतनी लेट क्यों की? हर इंसान का अपना टाइम होता है, मतलब कि लेट। और आपकी 2 बेटियां हैं, कौन सी क्लासेस में हैं? एक 4th में और एक 6th ग्रेड में। अच्छा, सो वुड यू लाइक टू शेयर योर बॉन्ड विद देम? भाई फादर डॉटर बॉन्ड तो हमारे जो वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी कोई बहन नहीं थी। तो जब उनकी मेरी बहन पैदा हुई जो मेरे से 4 साल छोटी थी, तो वो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा तरजीह देते थे। दादा दादी उसके आगे पीछे और उसको खाने अंडे खिला रहे हैं, ये वो। इसको आप, माँ मेरी कहती थी आप इसको ख़राब कर देंगे, ये बहुत लाड प्यार करती है, बहुत स्पॉइल्ड हो गई है। तो मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वो जब अपनी बेटियां पैदा हुई तो मुझे अपने फिर वो वालिद साहब का वो पता चला कि अच्छा यार ये मसला था, क्योंकि बेटियां तो होती बड़ी प्यारी हैं और ऑब्वियसली जो माँ बाप का जो ख्याल वो रख सकती हैं, वो लड़के नहीं रखते। हमारे जैसे लौंडे पैदा हुए तो वो गए, जैसे शादी भी हो गया, नौकरी मिली, कनाडा चला गया, हाँ अबू ठीक है $1000 भेज दूंगा। बेटियां जो हैं वो माँ बाप के आगे पीछे फिरती रहती हैं। तो ये बड़ा एक उसका है ऑब्वियसली। तो दोनों में से दोनों एक ही जैसे, या एक होता है ना एक ज्यादा क्लोज बाबा के होता है, एक मामा के दोनों क्लोज हैं, ऑब्वियसली दोनों क्लोज हैं। आप वो गुड कॉप वाले हैं, वो बैड कॉप आपकी वाइफ है? नहीं, मैं गुड और मैं ही बैड हूँ, क्योंकि आजकल के जो मसाइल हैं वो वाले नहीं है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमारे तो बच्चे बाहर जाना ही नहीं चाहते। उनके मसाइल हैं आईपैड्स और फोन्स और टीवी, पढ़ाना है। मैं बैड कॉप मैं ही हूँ कि मैं आई जस्ट स्नैच देयर आईपैड्स फ्रॉम देम। अच्छा। एंड जस्ट कीप इट फॉर 2 days, right? So just to get them off there. अभी मैंने बड़ी बेटी का आईपैड छीना हुआ है 2 दिन से। अच्छा, यूजुअली ये ना मदर्स होती हैं ये जो काम करती हैं और बाप आते हैं तो मदर कहती है कि ठीक है लग रहा है जी, मुझे तो नहीं तंग कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, ये गलत है, इनको हर वक्त टैब्स वगैरह फोन्स वगैरह से दूर है। बिकॉज वी हैव बिग इनफ स्पेस, खेलने की जगह है, स्विमिंग पूल है, ये है वो है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? तो वो जब छीनता हूँ उसके छीनने के 4-5 घंटे के बाद फिर उनको होश आती है कि अच्छा चलो आप कुछ और भी कर लें। अच्छा, तो ये बच्चों को बड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ जी, वो जरूरी है। आजकल का पेरेंट यही जरूरी है। मेरे भाई के भी 4 बच्चे हैं, तो वो सब बच्चों को प्रैक्टिकली इकट्ठे कंट्रोल करना पड़ता है। तो उनको अगर एक से छीनना है तो फिर सारों से छीनना है, क्योंकि सबके पास आईपैड्स हैं,
सबके पास फ़ोन्स हैं तो उनसे छीनने पड़ते हैं अब। तो आपकी वाइफ को भी इंटरेस्ट है आपके ये बाइक्स वाला जो शौक है एंड ट्रैवल करना बाइक पे इस तरह का? नहीं, उनको इस मोटरसाइकिलों का तो शौक नहीं, पर वो बड़ी वो सपोर्ट करती हैं आपके? अकम्पलिश ट्रैकर हैं। अभी वो शमशाल में 10 दिन का ट्रैक करके आई हैं 70 किलोमीटर का इनटू द माउंटेन। उससे पहले उन्होंने ये अपना स्केल किए हुए हैं काफ़ी, यानी कि वो एक्स और उसके साथ जो चढ़ते हैं वो। That's amazing. हाँ जी। आज भी गड़ी शो लाहौर के पुराने दोस्तों से मिलते हैं, जाते हैं वहाँ? मेरे तो खैर इतने कोई दोस्त नहीं बचे। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त बचे हैं, दो दोस्त बचे हैं। उनसे मैं महीने में एक आधी दफ़ा ज़रूर मिलता हूँ। भी जाता हूँ, उनको पिक करने जाता हूँ, उनके साथ डे स्पेंड करता हूँ, फिर उनको रात को छोड़ता हूँ। वो एक दुबई गए हुए हैं, दूसरे मुझे आजकल लिफ्ट नहीं करा रहे। लेकिन मेरे अपना ही कोई दोस्त वहाँ नहीं बचा ख़ास, सब निकल गए। कश्मीरियों के फेवरेट तो दाल चावल होते हैं, आपका फेवरेट खाना कौन सा? हमारा फेवरेट जी कश्मीरियों का आजकल के डेट में चल रहा है हरीसा। अच्छा। हम सर्दियों का वेट करते हैं हरीसा कब आएगा। राइट। तो किस चीज़ से डर लगता है? अल्लाह ताला से डर लगता है जी, और इंसानों से डर लगता है कि किसी के साथ कभी ज़्यादती ना हो जाए। इंसान अपने लफ्ज़ों से हम ज़रा थोड़े से कड़वे ज़बान के हैं, जो दिल में आया बोल दिया, उसका फ़ायदा है। क्योंकि आप जो बंदा मुंह में कुछ है दिल में कुछ और है, तो अपने ऊपर बहुत वज़न कैरी करता है। सच कुछ है, बोल कुछ और रहा है ये हर वक्त। तो उन्होंने कहा यार जो है जो क्या है कि बस बात ख़त्म कर दे। जिसने नाराज़ होना हो जाएगा, जिसने सज्जन बनना होगा बन जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी क्योंकि हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और हमें लोगों की स्ट्रगल्स का पता है कि जब घर में आटा ना हो और बिजली का बिल आ गया हो और किसी के स्कूल की फ़ीस देनी हो, किसी का गुर्दा ख़राब हो गया हो और ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ जाए, तो इंसान किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, ये हमारे लिए समझना आसान है क्योंकि हम उसमें से गुज़र चुके हैं और गुज़रते भी हैं। अपने अपने लेवल पे हर इंसान तो इंसान है ना, सबसे वीक क्रीचर है। आपकी मशीन के अंदर एक हल्का सा पुर्जा भी कोई ख़राब हो जाए तो कहानी ख़त्म है। तो आप बूढ़े होते हैं, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी है, किसी के गोडे रह गए हैं, किसी की आंखें रह गई हैं, किसी का वैसे दिमाग में कोई चला गया है, कोई किसी के दांत गिर रहे हैं, किसी को वो हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है। तो कोई बच के तो यहाँ से निकलता नहीं है। तो आपको बस ये समझना है कि जो भी सफ़र बाकी है, बाकी लोगों का सफ़र वो आसान हो और किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हकूक अल्लाह तो शायद हमें अल्लाह ताला माफ़ कर रहे थे, लेकिन हकूकुल इबाद पे नहीं माफ़ करेगा। ये तो है। बचपन में माँ बाप से डांट पड़ी, पेरेंट्स से मार पड़ी, डांट तो पड़ती ही होगी। अम्मी ने एक आधी दफ़ा वॉशिंग मशीन का ढकना मारा तंग आके। लेकिन वैसे कोई मार वार नहीं मेरे ख्याल से। वालिद साहब ने एक दफ़ा मजाक में पाइप घुमा रहे थे मेरे सामने पानी की और वो आँख पे लग गई, तो मैं घर छोड़ के भाग गया। फादर? मेरे फादर थे प्राइवेट नौकरी करते थे। अच्छा। सारी उम्र वो भी वैसे बेसिकली तबीयतन आर्टिस्ट ही थे। Right. तो नाखुशी रहे अपनी ज़िंदगी के साथ, और जब मैं एक सपोजिटली एक आर्टिस्ट बन गया तो वो सबसे ज़्यादा खुश वही थे कि चलो यार मेरे अंदर तो यही था, मेरे अंदर यही था। बिकॉज उन्होंने अपनी जवानी में फिल्म में असिस्ट की हुई हैं और फिल्म डायरेक्टर थे उनके चचा, तो वो उनके साथ कई साल वो फिल्म में असिस्ट करते रहे। कितने बहन भाई? मैं और मेरी एक बहन है बस। राइट जी। तो वो उनका शौक नहीं इस तरफ हुआ? नहीं, हमारे को शौक नहीं था। मैं तो बस आपको समझना कि इतना वो हाइपर एक्टिव था कि वाले साहब ने शुक्र अदा किया कि चलो म्यूजिक की जिंदगी में सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था? जिंदगी का सबसे मुश्किल मोमेंट था अपनी माँ को कब्र में उतारना। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से उससे पहले मैं इंसान भी काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी निडर था और काफ़ी जिसको कहते हैं कि किसी चीज़ की केयर नहीं करता था, क्योंकि पीछे माँ की दुआएं थी। जब वो चली गई तो फिर वो बंदा भी चला गया, अली अज़मत भी चला गया, कोई और आ गया फिर उसकी जगह। यस, ये तो है, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई ऐसी खूबसूरत याद जो आप याद आज भी करते हो तो आपका दिल खुश हो जाता हो, या चेरिश करते हैं? मेरे ख्याल से अपनी बेटियों की पहली स्माइल जो है वो तो तभी समझ आती है आपके माँ बाप के क्यों पीछे फिरते थे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए तो मेरी माँ उससे पहले ना खाना लेके पीछे भाग रहे, आज मेरा पुत्र खा रहे। क्यों अम्मी आप हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं, खाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो फिर वो चली गई, फिर अपने बच्चे हुए
और जब अपने बच्चे हुए तो फिर हम उनके पीछे भाग रहे खाना ले, कहता यार ये तो मेरी माँ भी कर रही थी, शिट। सो आई टेल माय डॉटर्स कि और यार बाज़ ये दफ़ा कुछ ऐसी चीजें जो उस वक्त मामा की लगती हैं, तो आप फिर जब आप खुद खुद कर ही रहे हो करते तब हैं। यार मैं तो खुद ऐसा हूँ, क्योंकि वो ऐसा आपको ही इसलिए चुभ रही होती है कि आपके अंदर वही चीजें होती है ना, आप अपने अंदर देख के तो हाँ मैं भी यही हूँ, नहीं यार यस। ऐसा ही है। ये तो सिर्फ जॉय ऑफ, मैं माशाल्लाह आपकी बेटी से मिला मैं, तो द जॉय ऑफ हैविंग चिल्ड्रन लाइक दैट अराउंड इज समथिंग दैट, ये हमारी वो कहते हैं ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है ना। आप जितना भी उनसे प्यार कर लेंगे आपको पता चलेगा कि जी ये आपको डबल ट्रिपल शायद अभी ना मिले सूद समेत, लेकिन मिलेगा आपको। हाँ, इनसे पहले लगता है कि आप पहले शायद क्या करते थे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं तो बहुत लेट शादी की, जैसे आपने कहा, तो जब 42 पे दिल पे मेरा लग गई है आपको ये 42 पे बात। मेरा बच्चा पैदा हुआ, तो मैं कहा और 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। ये एहसास तभी हुआ जब उसने पहली बार स्माइल की ना, उन्होंने कहा यार ये तो एक प्राइसलेस चीज़ है। यस। अपने गाने खुद शौक से सुनते हैं? नहीं, शौक से इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको कोई 1 लाख 1.5 लाख तो सुन चुके होते हैं, बार बार रिपीट दोबारा हिट, ये इसको रिकॉर्ड करें, वो करते 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 वो आपको जब तक वो गाना रिलीज होता है हम तंग आ चुके होते हैं। कमोबेश आई मीन आई वुड से 200 गाने तो आपने गा लिए होंगे। 192 करीब करीब 198 196। हाँ, तो इनमें से कौन सी आपकी क्रिएशन आपको लगे कि नहीं ये थोड़ी सही नहीं गई है, ज़्यादा पसंद नहीं है? नहीं है, बहुत सारी हैं ऐसी। मेरे को कभी को हम कहते हैं ना हरफे आखिर तो नहीं है ना, कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं है, कोई भी हम अपने आप को कभी कोई नहीं कहा कि अपनी एबिलिटी, अपनी सेंसिबिलिटी, अपने इमोशन के मुताबिक उसको जितना कर सकते हैं करते हैं। कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। वैसे आप खुद किसको सुनते हैं या आजकल आप मैं किसको तो सुनते हैं? जनरली वेस्टर्न म्यूजिक ही सुनता हूँ आजकल। रेडियोहेड ज़्यादा सुन रहा हूँ, डेव मैथ्यूज बैंड, इस तरह के लोग, थॉम यॉर्क, क्वीन, मैं इस टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ ज़रा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।